पिछली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे जिसके अंदर ये आया था कि स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड की बात आई थी। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड में हमने फिर एक टॉपिक लिया था, इसका नाम था नेमिंग ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और नेमिंग ऑफ सॉल्ट में हमने क्या पढ़ाया था, जैसे ये एक एसिड है और ये आपका एक आयनाइज हुआ, एक और आयनाइज हुआ, और एक और आयनाइज हुआ। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर 8 आ रहा हो एसिड में तो उसके आयन के पीछे क्या आता है, सॉरी एक आ रहा हो एसिड में अगर, तो उसके आयन के पीछे क्या आता है 8। तो यहां पर अगर मैं लगाऊंगा तो यहां पर भी क्या आएगा फॉस्फेट, यहां भी क्या आएगा फॉस्फेट, यहां भी क्या आएगा फॉस्फेट। तो 3 फॉस्फेट थोड़ी हो सकते हैं। तो आईयूपीएसी ने इसको दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बात की, और वो क्या बात थी कि आईयूपीएसी ने कहा कि अगर किसी आयन के अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो तो फिर आयनाइजेबल हाइड्रोजन का भी नाम आएगा। तो यहां पर आप कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है बताओ, 2। तो इसका नाम क्या बन गया, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसका नाम सिर्फ क्या बनेगा फॉस्फेट। इसको ऐसे भी बोलते हैं 1 डिग्री फॉस्फेट, 2 डिग्री फॉस्फेट, 3 डिग्री फॉस्फेट। ठीक है, तो जब आप नाम की बात करेंगे तो फिर क्या होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी आएगा। क्लियर सबको? तो आप नाम जब भी देंगे तो अब आपके पास नाम बनाना आ जाएगा आपको आसानी से। क्लियर सबको? अब अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि H3PO3, इनके नाम पूछेगा, इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम बताना है। चलो लिख के बताओ फटाफट। देखो, यस, इसका नाम होगा हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसका नाम होगा आपका फॉस्फाइट, सॉरी फॉस्फाइट। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा सिर्फ फॉस्फाइट, क्योंकि हमने क्या कहा था आयनाइजेबल हाइड्रोजन। क्या कहा था जल्दी बताओ आयनाइजेबल हाइड्रोजन जो होगी उसी का नाम आएगा। और आपको याद हो तो इसकी बेसिसिटी सिर्फ कितनी थी 2, यानी इसमें से एक H निकलेगा तो एक H ही बचेगा जो आयनाइजेबल है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी है 1, इसकी बेसिसिटी कितनी है 1, हाँ या ना। और इधर देखो आप, यहां से भी आपका एक और निकल गया, तो ये जो H है ये निकलने वाला नहीं है अब, और अगर ये निकलने वाला नहीं है इसका मतलब इसका नाम नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इसके नाम में सिर्फ क्या आया है फॉस्फाइट। क्लियर सबको? तो ये आपके पास जो है वो क्लियर? तो ये आपके पास जो है वो नाम देना आ गया आपको नेमिंग ऑफ आयंस। क्लियर सबको? अब आपसे बोलेगा कि इनका स्ट्रक्चर बनाना है आपको ऑक्सी एसिड्स का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के जो रूल हैं उसके अंदर आपको आगे ही कहानी समझनी पड़ेगी। इससे पहले लेकिन हम पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ एसिड्स। और नेमिंग ऑफ एसिड्स के अंदर तो आपने पढ़ ही लिया था कि अगर मान लीजिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो एक एसिड होता है, और अगर लोअर है तो अस होता है। लेकिन हमें और भी कुछ एसिड्स के नाम देने हैं, और उन नामों को देने के लिए हमें प्रीफिक्स लगाने पड़ते हैं। तो हमें जो उन प्रीफिक्स के बारे में पढ़ना है अब, जिससे कि हम उनका नाम देना सीखें। जैसे पहला मेटा, अगर ये मेटा प्रीफिक्स की बात आएगी तो मेटा प्रीफिक्स कब लगेगा, तो जब कभी एसिड में से अगर एसिड में से मैंने क्या बाहर निकाल दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक मोल में से एक वाटर मॉलिक्यूल,
साउंड बैड में बाद में आ रही है, क्यों? अगर यहां से एक माल निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? ये HPO3। अगर कभी एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालें तो जो बचता है, जो बनता है, ये वाला एसिड बनता है, और ये एसिड के आगे आपको लगाना होगा मेटा। तो यहां पर इसके नाम में आ जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, यानी प्रोडक्ट का जो नाम हो गया वो बन गया मेटा फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ एक खास बात होती है, और वो खास बात ये होती है कि यहाँ से अगर n है और ये n है, ठीक है, तो इस n की जो वैल्यू है वो 1 और 2 नहीं पाई जाती, यानी मेटा फॉस्फोरिक एसिड वो नहीं एग्जिस्ट करते जिसमें n की वैल्यू क्या है? 1 और 2। क्लियर? मेटा एसिड वो नहीं पाए जाते जिनमें n की वैल्यू 1 और 2 है। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 3, 4, 5, 6। तो जरा वैल्यू पुट करो वहां पर। n की वैल्यू 3, H3P3O कितना हो जाएगा ये? बोलो। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9। यहाँ H4P4 12। यहाँ क्या आएगा? H5P5O15। यहाँ क्या आएगा? H6P6 और O18। अब इसका नाम क्या बनेगा आप बताओ? 3 है तो ट्राई, यानी कि साइक्लिक ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा टेट्रासाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा पेंटासाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका हो जाएगा हेक्सा मेटासाइक्लिक फॉस्फोरिक एसिड या साइक्लिक हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पक्का? क्लियर सबको? तो ये आपका साइक्लिक वाला नाम आ गया और मेटा वाला नाम हो गया। अब अगर मैं यहां से बाहर निकाल दूं इसमें से, तो क्या बनेगा बताओ? HPO2। इसका नाम क्या होता है? फॉस्फोरस। और इसका क्या हो जाएगा? मेटाफॉस्फोरस। इसका एक नाम भी बताया था कल, फॉस्फोनिक। फॉस्फोनिक क्या नाम बताया था? फॉस्फोनिक। चलो उस तरफ देखो आप, ये मेटाफॉस्फोरस बन गया। अब अगर मैं आपसे यहां पर लेता हूं बोरिक एसिड, क्या लेता हूं? अगर मैं बोरिक एसिड लेता हूं, बोरिक एसिड में से एक वाटर निकालूंगा तो क्या बनेगा? यहाँ HbO2। यहां भी N होगा, N होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? N। यहां N की वैल्यू ओनली 3 पाई जाती है, ओनली 3। तो यानी क्या बन जाएगा? H3B3O6। और इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा बोरिक एसिड या साइक्लिक मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका H3B3O6 आपका साइक्लिक मेटाबोरिक एसिड हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अच्छा, तो यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल अगर एक मोल एसिड में से बाहर निकाल दिया जाए, एक मोल में से एक मोल निकाल दें या एक मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल निकाल दें, तो प्रोडक्ट जो बनेगा उस प्रोडक्ट के आगे क्या प्रीफिक्स आएगा? मेटा। साइक्लिक क्यों आ रहा है ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, साइक्लिक क्यों आ रहा है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब अगला देखो आप, H2SO4, इसमें से एसिड निकाल दो आप, बताओ प्रोडक्ट के नाम के आगे क्या आएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? आ गया, लेकिन प्रोडक्ट का नाम बताओ। मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। देखो आप पानी निकाल दोगे तो SO3 बनेगा। तो अभी अपने बात है कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे तो जो प्रोडक्ट बनता है उसके लिए क्या बोलते हैं? मेटा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन कौन एग्री कर रहा है जल्दी से बताओ फटाफट। मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। अब जिन जिन ने भी मेटा सल्फ्यूरिक एसिड बोला वो सबका गलत है, यही आईटी है, ये मेटा नहीं है। अब आपने तो कहा ये क्या बदतमीजी, अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि अगर एक मोल एसिड में से एक मोल वाटर निकालते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको मेटा कहते हैं, फिर ये मेटा क्यों नहीं हो रहा? तो देखो ये एसिड नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अगर आपने किसी एसिड में से वाटर निकाला और वाटर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट में अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो एसिड नहीं है। एसिड नहीं है तो एसिड का प्रीफिक्स सी क्यों लगाओगे? अगर एसिड नहीं है तो एसिड का प्रीफिक्स थोड़ी आएगा। यही आईटी है, ये एनहाइड्राइड्स कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? एनहाइड्राइड। तो SO3 इज एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। H2SO3 में से वाटर निकाल दो जल्दी से, क्या बनेगा? SO2। तो SO2 को मेटा नहीं बोलेंगे, ये क्या होगा? एनहाइड्राइड ऑफ H2SO3। H2CO3 में से एक वाटर निकाल दो, तो वाटर निकाल देंगे तो तुरंत बताओ क्या बचेगा? CO2। तो आप बोलोगे CO2, तो CO2 के लिए बोलेंगे इट इज एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। ये मेटा नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? तो ये एक प्रीफिक्स अपन ने पढ़ा अभी, मेटा कब लगता है। तो इसकी हेल्प से आपको जितने भी एसिड्स हैं P ब्लॉक में सारे, उनके नाम लिखना आ जाएगा जहां जहां मेटा लिखा हुआ है। अभी तक आपको शायद ये डाउट्स रहते थे तो वो क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है? आप समझ रहे हैं ना, हम P ब्लॉक ही पढ़ रहे हैं और P ब्लॉक में हम सारे एसिड्स के नेम पढ़ रहे हैं, जितने भी जगह जहां जहां जो नाम आएंगे सब आ जाएंगे आपको। चलिए, तो ये आपने पढ़ लिया कि ये एनहाइड्राइड्स होते हैं, ठीक। अब अगला प्रीफिक्स आता है ऑर्थो। ऑर्थो किसके लिए लगता है जरा देखना, जब कभी कोई एसिड, देखो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के प्रोडक्ट बना, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकालता है, 1 मोल एसिड 1 मोल वाटर निकालता है, तो प्रोडक्ट के आगे क्या लगता है? मेटा। और प्रोडक्ट के आगे मेटा लगता है, और रिएक्टेंट एसिड जो था या पेरेंट एसिड, उसके लिए ऑर्थो भी लगता है। इसलिए इसका एक नाम और हो गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका 2 नाम है, मतलब फॉस्फोरिक बोलोगे तब भी सही है, फॉस्फोरिक बोलोगे तब भी सही है, और ऑर्थोफॉस्फोरिक बोलोगे तब भी सही है। अभी H3PO3 की बात की थी अपन ने, तो इसके लिए भी आपने क्या बोला था? फॉस्फोरस भी बोलो तो भी सही है, और ऑर्थोफॉस्फोरस बोलोगे तब भी सही है। इसी तरह से बोरिक एसिड की बात करते हैं, बोरिक एसिड में से भी पानी निकला था, तो आपका HbO2 बना था, इसका नाम बोरिक एसिड भी बोल सकते हैं और ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ऑर्थोबोरिक भी हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरस हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरिक हो गया। लेकिन क्या इसके लिए ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड आएगा? तो आंसर है नहीं, इसके लिए ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं आएगा। इसके लिए ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मेटा नहीं बना रहा। इसके लिए ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि ये मेटाफॉर्म नहीं बना रहा, ये मेटाफॉर्म नहीं बना रहा। क्या इसके लिए ऑर्थो आएगा? नो। क्या इसके लिए ऑर्थो आएगा? नो। क्या इसके लिए ऑर्थो आएगा? नो। क्लियर? यहां ऑर्थो नहीं आएगा। तो आपने दूसरा प्रीफिक्स भी पढ़ लिया, ऑर्थो। ऑर्थो के बाद अगला आता है हाइपो। हाइपो कब आता है? जब देखो अस ऑक्सी एसिड में से, क्या बोला मैंने? अस ऑक्सी एसिड में से, क्या बोला जल्दी बताओ? अस ऑक्सी एसिड में से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा, अस ऑक्सी एसिड में से अगर एक ऑक्सीजन निकाल दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट के लिए हाइपो आएगा। तो इसका जो नाम होता है वो तो क्या होता है? फॉस्फोरस। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? हाइपोफॉस्फोरस। क्या नाम हो जाएगा इसका? हाइपोफॉस्फोरस। और इसका एक नाम और बताया था मैंने कल, फॉस्फोनिक, और इसका फॉस्फीनिक। क्लियर? अब देख लेना एक बार इसको ढंग से, ठीक है। शायद पिछली क्लास में कुछ उल्टा भी हो गया था, ऐसा कुछ मैंने वापस देखा तो पता लगा था, एक बच्चे ने भी बताया था, तो उल्टा हो गया था, तो देख लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लो सब फटाफट जल्दी से। क्या बताया मैंने बताओ? अगर अस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकलता है तो जो बचा उसका नाम क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस। क्लियर? श्रेयस जीना जल्दी से बताया फटाफट। मेरी आवाज आ रही है? श्रेयस जीना जल्दी से कमेंट करो। श्रेयांश झा जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी। हो गया? चलो, तो ये आपका हाइपो हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो होता है वो आपका क्लोरस एसिड होता है,
और इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दें तो जो बनेगा उसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड। ये आपका हाइपोक्लोरस एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है ये? हाइपोक्लोरस एसिड, वो वाला। और ये क्या है? क्लोरस। तो क्लोरस में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपो कैसे लगता है ये भी आपको पता चल गया। ये देखो आप, एक और एग्जांपल आया HNO2, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बनेगा? HNO। इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड। तो इसका नाम क्या बन जाएगा अपने आप? हाइपो नाइट्रस एसिड। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? हाइपो नाइट्रस एसिड। और ये जो हाइपो नाइट्रस एसिड है ये मोनोमर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए डाइमर में रहता है, H2N2O2। हाइपो नाइट्रस एसिड क्या है ये? जल्दी बोलो। मोनोमर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए किस फॉर्म में रहता है? डाइमर फॉर्म में। किस फॉर्म में? डाइमर। तो ये आपका हाइपो भी हो गया। अगला आता है पायरो। पायरो की अगर हम बात करते हैं तो H3PO4 है, जैसे दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल वाटर निकलता है। अगर क्या बोला जल्दी बताओ? दो मॉलिक्यूल में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के नाम में आएगा पायरो। तो ये नाम बन जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 2H3PO3 कर दूं और एक वाटर निकाल दूं तो इसमें से आप बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? ये H4P2O5। इसका नाम हो जाएगा पायरो फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम इसका? पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसी तरह से अगर मैं H2SO5 में दो में से एक वाटर निकाल दूं तो बचेगा क्या यहाँ पर? H2O7। H2SO7 का जो नाम होता है वो होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का एक नाम और होता है ओलियम, नाम तो सुना होगा। इसी तरह से अगर मैं H2SO3 में से भी एक वाटर निकाल दूं तो क्या बनेगा बताओ? H2O5। इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो ये आपको सारे नाम आपको पता लग गए। अब आप देखते होंगे उसमें कई जगह लिखा था जब अपन एसिड पढ़ रहे थे पी ब्लॉक के अंदर, फॉस्फोरस की एक टेबल एनसीईआरटी में दी गई है। उस एनसीईआरटी में फॉस्फोरस के बहुत सारे एसिड लिखे हुए हैं। उन एसिड के अंदर लिखा हुआ पहला फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। हाइपो के बाद हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। समझ में ही नहीं आ रहा था पायरोफॉस्फोरिक एसिड तो ये कब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समझ में ही नहीं आता। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि ये कैसे लिखते हैं। क्लियर सबको? हाँ या ना? अब आपको इनकी स्ट्रक्चर सीखनी है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर सीखेंगे तो अभी आपको इनके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ अभी? पायरो। पायरो के बाद अब आता है आपका पर एसिड, ठीक है। पर एसिड ये होता है कि जब आप कभी एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड में, क्या बोला मैंने? एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड में, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड में जब एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो उस प्रोडक्ट के आगे आ जाएगा पर। जैसे ये H2SO4, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पर। जैसे HNO3 ले लो, उसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो, HNO4 बन जाएगा। तो इसका एक नाम क्या बन गया अब? पर फॉस्फोरिक एसिड। इसका क्या नाम बन गया? पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा पर
नाइट्रिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। अब एक और खास बात होती है कि अगर सपोज यहां पर हम एक ऑक्सीजन जब ऐड कर रहे हैं और एक ऑक्सीजन ऐड करने पर इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हो जाती है तो इसके लिए एक प्रीफिक्स और आता है, इसका नाम होता है परऑक्सी। क्या बोला जल्दी बताओ? अगर एक ऑक्सीजन ऐड करने पर इस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है तो इसके लिए एक और, क्या बोला मैंने, एक और प्रीफिक्स लगा सकते हैं, इसका नाम क्या है? परऑक्सी। अब आप देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आ रहा है? +7। इसका निकालोगे तो +8, इसका निकालोगे तो +7, इसका निकालोगे तो +7। अब आपको मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालना सिखाया था, वो होता है n-8 to n, जहां पर n बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो अब अगर मैं फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने होते हैं? 5। यहाँ रखोगे 5 - 8 यानी -3 से लेके +5, +5 से ज्यादा आ रही है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ गई, आउट ऑफ रेंज आ गई। इसका मतलब यहां पर एक प्रीफिक्स और आएगा, क्या आएगा? परऑक्सी। ये परऑक्सी बोलो या परऑक्सो बोलो, एक ही बात है ना। चलो इधर देखो, आप सल्फर को रखो, यहाँ पे सल्फर को यहाँ रखोगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 - 8 है तो -2 और यहाँ आएगा +6 से आ गया यार +8। इसका मतलब क्या आया? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका भी परऑक्सी आएगा। यहाँ पर +5 आ रहा है, देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 रखोगे यहाँ तो 5 - 8 यानी -3 से लेके +5, तो यहाँ आपका पर नाइट्रिक एसिड है, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड भी हो जाएगा। क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, यहाँ 7 रखोगे 7 - 8 और यहाँ +7, ये +7 है, इसका मतलब ये सिर्फ पर रहेगा। तो परऑक्सी कहाँ आएगा? यहाँ। परऑक्सी कहाँ आएगा? यहाँ। बट यहाँ परऑक्सी नहीं आएगा। तो एक स्टेटमेंट आ गया कि सारे परऑक्सी एसिड्स क्या पर एसिड होते हैं? हाँ। लेकिन क्या सारे पर एसिड परऑक्सी एसिड होते हैं? ना। क्या बोला दोबारा से बताओ? सारे परऑक्सी एसिड्स पर एसिड होते हैं? हाँ। क्या सारे पर एसिड परऑक्सी एसिड होते हैं? ना। दोबारा बोलो, सारे परऑक्सी एसिड क्या होते हैं? पर। लेकिन क्या सारे पर एसिड परऑक्सी होते हैं? नो। क्लियर? तो ये आपका परऑक्सी और पर का भी फंडा क्लियर। अब यहां एक सवाल आता है, आपसे पूछेगा किन किन एसिड्स में परऑक्सी लिंकेज पाई जाती है। क्या बोलेगा वो? किन किन एसिड में परऑक्सी लिंकेज पाई जाती है। तो अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है तो कंफर्म है कि वहां परऑक्सी लिंकेज है। दोबारा से बोलना, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां कंफर्म परऑक्सी लिंकेज है, क्योंकि ये जो आपने यहां लिखा है, ये जो लिखा है ये इनका असली ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं है असली में, ये जो आप निकाल रहे हो गलत है। ये तो आपको बस पता लगा कि इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसका मतलब इसको परऑक्सी बोलना है। अब ऐसा क्यों है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है और उससे अगर ज्यादा जा रहा है तो आपको परऑक्सी बोलना पड़ रहा है? तो उसका रीजन सुनो। जब आप फास्फोरस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर होता है ये। अब आप उसमें क्या करना चाह रहे हो? एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो। अब एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो पहले तो बताओ फास्फोरस कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है? 5। ये 5 बॉन्ड बने हुए। अब आप एक ऑक्सीजन और भेज रहे हो, अब एक ऑक्सीजन और भेज रहे हो तो फास्फोरस को बोल रहे हैं कि एक ऑक्सीजन और ले। फास्फोरस कह रहा है कि पागल हो गए भैया, 5 पहले ही है, अब नहीं ले सकता हूं, जगह नहीं है, चलो भागो यहां से। ऑक्सीजन कहता है बेटा ऑक्सीजन तो आ गया है और ऐड तो करना पड़ेगा। कहां ऐड करना है? तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, ये तो ऐड होगा, अब तो मैनेज करो। तो फिर वो क्या करता है? वो अपने इस H को शिफ्ट करके कहता है यहां जोड़ दो भैया। यहां जोड़ते ही देखो कौन सी लिंकेज हुई है? परऑक्सी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, परऑक्सी लिंकेज। क्या है यहाँ? परऑक्सी लिंकेज। और इस परऑक्सी लिंकेज के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आप देखो +5 ही आएगा वापस। तो असली ऑक्सीडेशन स्टेट तो अभी भी +5 ही है। असली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताओ जल्दी? अभी भी +5 ही है। और यहां पर इसका स्ट्रक्चर ये है। इसी तरह से यहां भी देखो आप, यही होगा। H2SO4 की बात कर लो। अब एक ऑक्सीजन जोड़ना था, सल्फर के कितने बॉन्ड है यहां पर? काउंट करो, 2, 4, 5 और 1, 6। कितने जल्दी बताओ?
6। यहां पर आपको दिखाई दे रहे 6 हैं, एक ऑक्सीजन और जोड़ना है। सल्फर ने कहा भैया हम तो नहीं जोड़ सकते, हमारे पास जगह ही नहीं है। ऑक्सीजन ने कहा कि भैया ये नहीं बोल रहे कि जोड़ना है, हमने कह रहे हैं जोड़ना ही है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो कहता ठीक है भैया जोड़ते हैं। अब भैया बोल रहे हैं तो जोड़ना पड़ेगा, ई जोड़ दिए हैं। अब ई क्या बन गया है, देखिए जरा, ई बन गया परऑक्सी। क्या बन गया है, परऑक्सी लिंकेज, इसलिए इसको परऑक्सी बोलते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, +6 ही आएगा। क्लियर। इसका एक खास नाम और होता है कैरोज एसिड, और एक नाम और बताए थे हम इसका, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एक सल्फर है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एक सल्फर है। क्लियर सबको। ये परऑक्सी हो गया। परऑक्सी के बाद अगला आता है आपका थायो। ये जो थायो होता है ना, ये थायो क्या होता है देखो जरा, जब कभी एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर जोड़ा जाता है, क्या बोला जल्दी बताओ, एक ऑक्सीजन को हटा के एक सल्फर को जोड़ते हैं। दोबारा से बोलो, जब एक ऑक्सीजन को हटा करके एक सल्फर को जोड़ते हैं, तो सल्फर को जोड़ते हैं तो देखो अब क्या आएगा, ये, तो इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम बन गया इसका, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम अब क्या बन गया, एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगाया तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको एक डाउट आएगा कि सर आपने जो ऑक्सीजन है यहाँ क्यों लगाया, मतलब ऑक्सीजन आपने यहाँ से हटा के सल्फर यहाँ लगाया, अब यहाँ भी तो लगा सकते थे। तो इसका आंसर है नहीं। जब इसकी स्टडी की गई थायो सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसकी बेसिसिटी कितनी थी, 2। अगर इसकी बेसिसिटी 2 है तो इसका मतलब इसमें 2 OH होने चाहिए। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, अगर इसकी बेसिसिटी 2 है तो इसमें OH 2 होने चाहिए। ये OH 2 हैं, और अगर 2 OH होंगे तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर में से आप OH हटा नहीं सकते, इसका मतलब सल्फर कहाँ गया होगा, किसी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को ही रिप्लेस करके लगा होगा। ठीक है, चलो, तो ये आपने प्रीफिक्स पढ़ लिए। प्रीफिक्स पढ़ने से आपको क्या नाम याद हो गए इनके। मैं एक बार और फिर से रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनना। मेटा कब होगा, जब 1 मोल एसिड में से 1 मोल वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, मेटा। ऑर्थो कब आएगा, जब आप मेटा कोई बना सकता है एसिड, तो उस पेरेंट ऑक्सी एसिड के लिए भी क्या लगा सकते हैं आप, ऑर्थो। 2 खत्म। तीसरा हाइपो। हाइपो कब आएगा, जब आप अस ऑक्सी एसिड में से एक ऑक्सीजन हटाओगे तो क्या आएगा, हाइपो। क्लियर। अगला तीसरा, अब यार ये कौन पूछना, ठीक है। चलिए, अब स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका होता है, एक मॉलिक्यूल अगर सेंट्रल एटम किसी का 2 हो, सराउंडिंग एटम जो है वो किस में हो, ऑड नंबर में, देन लिंकेज जो होगी वो X होगी, जहां X सेंट्रल एटम होगा और ऑक्सीजन, ये समझ गए, X सेंट्रल एटम होगा और ऑक्सीजन जो है वो सराउंडिंग एटम होगा। ठीक है, जैसे Cl2O7 बनाना है अब आपको। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सेंट्रल एटम कितना हो, 2। क्या है, सेंट्रल एटम 2 है, हाँ, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपको देखना सराउंडिंग एटम ऑड नंबर में है, हाँ, ऑड नंबर में है, क्लियर। तो लिंकेज हमेशा कैसी आएगी, XOX। कैसी आएगी जल्दी बताओ, हाँ, XOX। तो ये XOX आ गया, क्लियर सबको, क्लियर। तो XOX लिंकेज बनाओ इसकी फटाफट से, तो क्या आएगा, ये ClOCl, क्लियर। अब कितने ऑक्सीजन बचे यहाँ पर, 3।
सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्लोरीन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो अपने को पता है कि क्लोरीन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। तो 7 बॉन्ड बना सकता है तो 2 2 4 2 6 और 1 7। यहां पर भी देखो आप जल्दी से 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। और हाँ, एटम जोड़ते समय सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड। क्या बोला जल्दी बताओ? सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड, क्योंकि सिमेट्री हमें रखनी जरूरी होगी। ठीक है, 7 में से 1 तो ये आ गया था, 6 बचे थे, 3 इधर 3 उधर। चलो अब ऐसे कैसे बताओ फटाफट। Si2O7 -6, चलो बोलो तो क्या आएगा यहाँ? SiO Si और नंबर है। अब कितने ऑप्शन बचे? 6। सिमेट्री शुड बी प्रिफर, तो 3 इधर और 3 उधर, लेकिन माइनस है तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कैरीड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेगेटिव चार्ज कौन लेकर जाएगा स्ट्रक्चर बनाते समय? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इधर आओ, ये देखो 6 नेगेटिव हो गए, तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हो इस तरह से। ठीक, अब अगला देखो, चलो अब अगर हम बात करें यहां पर कि सराउंडिंग एटम किस में हो? E1 नंबर में हो। किसमें? E1। सेंट्रल एटम 2 हो, सराउंडिंग एटम किस में हो? E1 नंबर में। देन लिंकेज XX और XOOX, XX XOOX। तो XX कब होगा? जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रेंज। और ये कब होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम आउट ऑफ रेंज हो। क्या हो? आउट ऑफ रेंज। अब देखो जरा कैसे, जैसे आया Cl2O6 बनाओ, तो Cl2O6 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जल्दी बताओ? तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6। रेंज में आ रहा है तो यहां Cl आ गया, ये डबल बॉन्ड हो। क्लियर? अब अगर लेकिन इसकी जगह मॉलिक्यूल आता है जैसे ये H2S2O8, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले फटाफट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा? आउट ऑफ रेंज आ रहा है, आया ना? आउट ऑफ रेंज आ रहा है, आउट ऑफ रेंज आ रहा है, इसका मतलब लिंकेज कैसी आएगी? SOOS। अब बेसिसिटी देखो कितनी है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब बेसिसिटी कितनी है? 2, और 2 है तो सिमेट्री शुड बी प्रिफर। एक इधर और एक इधर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। देखो जरा ध्यान से, दिखाई दे रहा है सबको? आया ना? ठीक, अब इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको बनानी आई नहीं आई। ये मार्शल एसिड होता है, अगर याद हो तो। क्या नाम है इसका? मार्शल एसिड। और मार्शल एसिड के साथ एक खास बात क्या थी? इसका एक और नाम था परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका एक और? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका जल्दी बताओ? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? हाँ या ना? तो अगर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए दिए जाए तो बना देंगे। अब जरा देख के बताओ, अपन जो पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक ही पढ़ रहे हैं एक्चुअली। अब इस पी ब्लॉक के अंदर आपको फास्फोरस के जितने भी एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए देगा वो। तो देखो H4P2O6, H4P2O7, H4P2O5। ठीक है, पहले तो इनके नाम बताओ, इसका नाम और इसका नाम, स्ट्रक्चर ही बता दो चलो फटाफट। ऑड नंबर है कि इवन नंबर, जल्दी बताओ। हाँ, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो PP क्या आएगा यहाँ पर? बेसिसिटी 4 है तो सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड। ये इसका बताओ, E1 है कि ऑड? ऑड नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेंज है या आउट ऑफ रेंज है? जल्दी बताओ, इन रेंज है या आउट ऑफ रेंज? तो आंसर बोलो, आउट ऑफ
रेंज नहीं है, इन रेंज है, तो सिमेट्री शुड भी प्रीफर करनी पड़ेगी, तो 4 OH यहाँ आएंगे। हाँ या ना? इसको देखो, इसकी भी बेस, इसकी इन रेंज है, लेकिन एक खास बात है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी बेसिसिटी 2 थी। अगर बेसिसिटी 2 है तो सिमेट्री शुड भी प्रीफर, ये OH आ गया। अब आपको H डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, ये। तो इस तरह से इन एसिड्स के स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है साइक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर। साइक्लिक, अगर सेंट्रल एटम मोर देन 2 हो और सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम क्या है, मोर देन 2, और सराउंडिंग एटम अगर आपका क्या हो, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रल एटम हो नंबर में। जैसे मैं आपसे कहूं अगर कि H3P3O6, इसका नाम था आपका, बोलो, ट्राई मेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फॉस्फोरिक एसिड, ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। चलो बताओ, H3P3O6 है ना। अब आपको ये देखना है कि क्या सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, हाँ। सराउंडिंग एटम क्या इक्वल टू या ग्रेटर देन है, हाँ। तो इसका मतलब कंफर्म है कि स्ट्रक्चर साइक्लिक होगी। और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इस तरह के जो भी कंपाउंड होंगे वो हमेशा रिंग के अंदर आएंगे ऑल्टरनेट पोजीशन पर। कहाँ आएंगे जल्दी बताओ, ऑल्टरनेट पोजीशन पर। कहाँ आएंगे जल्दी बताओ, ऑल्टरनेट पोजीशन पे। तो अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पर आएंगे तो देखो क्या होगा, POP, ये देखो ऑल्टरनेट पोजीशन पर मैं लेके आ गया इसको, क्लियर। अब ऑल्टरनेट पोजीशन पर लाने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने हैं, 3 OH हैं, 3 H, यानी कि बेसिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। तो क्या होगा यहाँ OH 1, 2 और 3, क्लियर, हाँ या ना। उसके बाद अब ऑक्सीजन कितने, 6 हो गए क्या, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, और H3P3, ये स्ट्रक्चर बन गया इसका, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रक्चर चूंकि साइक्लिक है, इसलिए बार बार हमने क्या बोला था, सॉरी यहां पे ये 9 था एक्चुअली, आपको याद है, HPO3 होल 3। तो यहां पर अब 9 है, तो अभी कितने ऑक्सीजन बचे, और 3। तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड आएगा। अब आप देख सकते हो कि यहां पर इस साइक्लिक बन रहा है स्ट्रक्चर, इसलिए साइक्लिक बन रहा है, इसलिए हमने एक बात बोली थी, क्या, साइक्लिक नाम में आया था, याद आया। इसलिए मैंने, आपने मेरे से डाउट पूछा था कि साइक्लिक क्यों लिख रहे हो, तो मैंने कहा था थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो वहां लिखा आया था कि साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक पेंटा हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड और साइक्लिक हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर सबको। तो ये चीज आपको समझ में अब आई है कि साइक्लिक क्यों लगाया था, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स साइक्लिक होती हैं। क्लियर सबको। आ गया, चलो, ऑल फाइन, वेरी गुड। अब हम बात कर रहे थे यहां पर कि एसिड्स की बात चल रही थी, ठीक है। तो अब एसिड की बात चलते चलते हमने जो बात करी उसके अंदर एक चीज और देखना इंपॉर्टेंट है, ग्राम सॉल्ट।
ग्राहम सॉल्ट जो था उसका फॉर्मूला होता है NaPO3N, ठीक है। यहां पर जो N होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 6 तक होती है जनरली। इसकी वजह से ये लॉन्ग चेन लीनियर वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है। लॉन्ग चेन लीनियर वाटर सॉल्युबल होता है। क्लियर सबको? तो लॉन्ग चेन लीनियर वाटर सॉल्युबल होता है। और अगर लॉन्ग चेन लीनियर वाटर सॉल्युबल होता है तो इसमें डाउट क्या है, मतलब ये समझ नहीं आया मेरे को, डाउट है। पहले के जमाने में NaPO3 जो है 6, यहां N की वैल्यू क्या मान लेते थे 6, और 6 मानते हैं तो क्या होता है Na6P6O18। इसका जो नाम है वो क्या होगा बताओ? सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। क्या नाम बनेगा इसका? सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। क्या नाम बनेगा जल्दी बताओ? सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। क्लियर? यहां पर ये 6 है, यहां पर भी हम पहले इसको N की वैल्यू अगर 6 रख देंगे तो यही हो जाएगा। इसलिए पहले इनकरेक्टली ग्राहम सोल्ट को ये बोला जाता था। ग्राहम सोल्ट को ये मान लेते थे N की वैल्यू 6 ही होती है इसमें, क्योंकि इसका यूज भी वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है, और इसका नाम वहां पर कैलगोन बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी सिमिलर थी, ये भी वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, और ये भी आपके कैलगोन था, ये वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो लोग इनकरेक्टली इसको क्या बोलते थे? ग्राहम सॉल्ट। इनकरेक्टली क्या बोलते थे? ग्राहम सॉल्ट। तो आपको यहां पर ये अब सही हो गया कि ये ग्राहम सॉल्ट नहीं, ये है ग्राहम सॉल्ट। वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो एक साइक्लिक मेटाफॉस्फेट है, जबकि ये एक लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। तो इनकरेक्टली इंडस्ट्री में पहले उसको कहा जाता था ग्राहम सॉल्ट, अब आपको पता लग गया कि ये ग्राहम सॉल्ट होगा। क्लियर सबको? दूसरी बात, वो लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन है, वो साइक्लिक होगा। तो एक सवाल जेईई के अंदर आया था ऐसे कि साइक्लिक मेटाफॉस्फेट्स क्या हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं? तो आप बोलोगे यस, क्योंकि साइक्लिक मेटाफॉस्फेट कौन सा होता है? कैलगोन वाला। कौन सा था ये? कैलगोन। कौन सा? कैलगोन। क्लियर सबको? तो ग्राहम सॉल्ट क्या होता है ये समझ में आ गया सबको? ग्राहम सॉल्ट की बात करें अब, चलो, तो ग्राहम सॉल्ट हो गया। ग्राहम सॉल्ट के बाद अब आप बात करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। आप सबको बताया कि नाइट्रोजन जो है उसका प्रिपरेशन अगर हमें करना है तो नाइट्रोजन का जो प्रिपरेशन होगा वो हम कैसे करेंगे? अगर करना है तो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन एयर से किया जाता है, लिक्विफिकेशन या और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, और वो आप करने के बाद इसमें से पहले जो डिस्टिल की जाती है वो है नाइट्रोजन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है 77.2 समथिंग 2 केल्विन, और ऑक्सीजन वहां पर रिमेन्स लेफ्ट, यानी कि वो रुक जाती, रह जाती है, छूट जाती है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 90 केल्विन होता है, ठीक है। तो इस वजह से नाइट्रोजन को अलग कर लिया जाता है। ये तो हो गया एयर में से। दूसरा, आप अगर चाहो तो और भी मेथड होते हैं नाइट्रोजन को बनाने के, जैसे आपको पता होगा NH4Cl प्लस NH4 और NaNO2, अगर इनकी रिएक्शन करा दी जाए तो आपका N2 प्लस NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ये N2 बन गई, लेकिन इसके अंदर एक खास बात ये होती है कि NO और HNO3 भी साथ में एज ए इम्प्योरिटी बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आ जाती है। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की बात करें अगर अपन, तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन वापस पढ़ रहे हैं हम, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को अगर हम हीट करते हैं इनके लिक्विड सॉल्यूशन को लेकर के तो N2 बन जाती है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO3 ये भी एज अ इम्प्योरिटी बनते हैं, और इन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए इसको पास किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, दोबारा से बोलो क्या बोला मैंने? सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, उसमें से इसको पास किया जाता है। क्लियर सबको?
तो ये आपका प्योर हो जाता है फिर उसके बाद। तो एक रिएक्शन ये हो गई इसकी। दूसरी आपको सबको बताई थी डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करें तो हीटिंग इफेक्ट से आपका याद करो N2+, ये हो जाएगी, ये ऑरेंज सॉलिड होता है, ठीक है। यहां पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ये -3, +6 से +3 में आया, -3 से ये 0 में आया, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, ये ग्रीन रेजिड्यू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपका, इसको हीट किया तो N2 बना, Cr2O3 बना, ग्रीन रेजिड्यू। ये एक ऑक्सीडेशन भी हुआ यहाँ और रिडक्शन भी हुआ। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ तो आप सोच सकते हो कि क्या हुआ इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ, इसका मतलब इंट्रा रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है? इंट्रा रेडॉक्स। और ये जो ग्रीन है इसको हम फायर क्रैकर्स जो होते हैं अपने, उनके अंदर भी यूज किया जाता है। इसका यूज कहां करते हैं? रेजिड्यू की फॉर्म में मिल रहा है, ये कहां करते हैं? क्रैकर्स बनाने में, ठीक है, या फायरवर्क्स जो होता है उसके अंदर। हाँ, एक और खास बात, ये रिएक्शन जो होती है ना, ये ऐसी रिएक्शन है कि एक ऑरेंज सॉल्यूशन को हीट, ऑरेंज सॉलिड को हीट कर रहे हैं और वो हीटिंग पर आपके क्या दे रहा है? ग्रीनिश फ्लेम। तो ऑरेंज ग्रीन फ्लेम जो होती है वो वॉल्केनो जो होते हैं उनमें से निकलती है, इसीलिए इस रिएक्शन का एक नाम होता है वॉल्केनो रिएक्शन। वॉल्केनो रिएक्शन क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? एक खास बात हो, इसी रिएक्शन का उपयोग हम किस में करते हैं? आर्टिफिशियल वॉल्केनो बनाने के अंदर। किस में करते हैं, जल्दी बताओ? आर्टिफिशियल वॉल्केनो बनाने में। क्लियर सबको? इसके बाद अगर अपन देखें तो बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड, क्या बोला जल्दी बताओ? बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को भी अपन अगर हीट करें तो आपका N2 बनती है, लेकिन ये जो N2 है वो प्योर बनती है। IIT JEE एडवांस में सवाल आया था, ऐसा ऑप्शन दिया कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन किस मॉलिक्यूल को हीट करके करते हैं। 4 ऑप्शन थे, तो आपको सीधा टिक लगाना था, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड। समझ गए आप? दोबारा से बोलेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अगर ऑब्टेन करनी है तो उसने पूछा था किसको हीट करके करेंगे। 4 ऑप्शन थे, आपने टिक किया सीधा बेरियम एजाइड। क्लियर सबको? तो ये आपके सवाल आएगा IIT में तो कर देंगे, हाँ, और IIT JEE एडवांस में भी आएंगे। ये सब P ब्लॉक का है। तो ये इसकी प्रिपरेशन हो गई। प्रिपरेशन के बाद अभी एक की पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको कि अगर अमोनिया आ जाए और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो एक्सेप्ट O2, ठीक है, अमोनिया प्लस O2 होता है तो NO बनता है, ठीक है, बाकी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो आपके क्या बनता है? N2 गैस, ठीक। अब अगर आपसे बोला जाए कि यार अमोनिया आ जाए, की पॉइंट दे दिया मैंने, अमोनिया आ जाए और सोडियम हाइपोक्लोराइट ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताओ क्या बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा? की पॉइंट बताया ना, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, अगर अमोनिया आ गया तो अमोनिया को उठा के सीधा किस में फेंक देगा? बोलो, हाँ, N2 में। तो ये N2 बन जाएगा, प्लस यहां से बनेगा NaCl और H2O। अगर मैं यहां पर अमोनिया लेता हूं और ब्लीचिंग पाउडर ले लेता हूं तो ये ब्लीचिंग पाउडर भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर ये ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको क्या कर देगा? तुरंत बताओ, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ? N2 प्लस साथ में क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2O। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे अमोनिया लेता हूँ और ब्रोमीन लेता हूँ तो यहाँ सीधा क्या बन जाएगा? N2, क्योंकि ये भी ब्रोमीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ साथ में क्या बन जाएगा? NH4Br। अगर मैं यहाँ पर कॉपर लेता हूँ और NO लेता हूँ तो ये कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा? N2, तो ये भी बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं, एक फेमस रिएक्शन है ये, याद हो तो, अमोनिया प्लस Cl2, अगर अमोनिया एक्सिस में है तब तो N2 प्लस NH4Cl बनता है, ठीक है, लेकिन अगर इस रिएक्शन में एक खास बात होती है, Cl2 अगर एक्सिस में होता है तो आपके सीधा क्या बनता है यहाँ पर? NCl3 प्लस HCl, और NCl3 क्या होता है? एक्सप्लोजिव। क्या होता है?
एक्सप्लोजिव, तो यहाँ पर आपका NCl3 बनेगा। लेकिन इसलिए हमें अगर N2 बनानी है तो इस रिएक्शन में हमें अमोनिया क्या लेनी पड़ेगी, एक्सिस में। क्या लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, एक्सिस में। क्लियर सबको? तो ये आपके प्रिपरेशन ऑफ कौन हो गई, नाइट्रोजन। हाँ या ना? क्लियर सबको? दोबारा से एक बार देख लो। अमोनिया, अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो आप सीधा क्या बना देंगे, N2। इसलिए मैंने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया NaCl और एक ब्लीचिंग पाउडर, क्या बना दिया, N2। सिर्फ एक जगह ऑक्सीजन अगर होगी तो वो NO बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? अब बाकी 3 रिएक्शनें तो अमोनिया की थी और कॉपर के साथ NO की रिएक्शन में N2 बन रहा है। अच्छा, अमोनिया प्लस Cl2 से, अमोनिया प्लस Cl2 से N2 कब बनेगी बताओ? अमोनिया प्लस Cl2 से N2 कब बनेगी, जब अमोनिया एक्सिस में हो, क्योंकि N2 बनाना है तो ज़्यादा अमोनिया ही होनी चाहिए। NCl3 बनाना है अगर, तो Cl3 3 Cl आ रहे हैं तो Cl2 एक्सिस में होनी चाहिए। तो की पॉइंट हो गया ये, जो ज़्यादा होगा वही बनेगा। अगर अमोनिया ज़्यादा होगी तो N2 बनेगी और Cl ज़्यादा होगी तो NCl3 बनेगा। क्लियर? ये बहुत फेमस रिएक्शन है जो मैं बोल रहा हूँ, कई बार एग्जाम में आ चुकी है ये। अमोनिया एक्सिस प्लस Cl2 क्या बनेगा, अमोनिया ज़्यादा नाइट्रोजन ज़्यादा N2। अमोनिया प्लस Cl2, Cl2 एक्सिस में तो क्या बनेगा, NCl3, Cl ज़्यादा। क्लियर सबको? चलो अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन सबसे पहले तो कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, लेस, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस। कौन सी है, लेस। ठीक है, तो ये लेस हो गई। उसके बाद ये नॉन टॉक्सिक गैस है। कैसी गैस है, नॉन टॉक्सिक। क्लियर सबको? कैसी गैस है, नॉन टॉक्सिक। इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। क्या बोला मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इनर्ट होता है। ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इनर्ट। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इनर्ट होगा, इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट आसानी से नहीं करता। टेम्परेचर हाई करते हैं तब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर सबको? हाँ या ना? सिंपल है। तो ये नाइट्रोजन आपका। इसके बाद इसकी रिएक्शंस आती हैं। अगर आप रिएक्शन की बात करो सबसे पहले किससे, मेटल से। तो मेटल से जब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो अगर ये फर्स्ट ए का है तब तो ये बनाएगा Li3n, बिकॉज फर्स्ट ए के अंदर ओनली लिथियम ही करता है, बाकी अदर रिएक्ट नहीं करते। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम डू नॉट रिएक्ट। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कभी भी रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते ये मैं एस ब्लॉक में बता दूंगा। क्या बोला, जल्दी बताओ, क्यों नहीं करते ये? कहां बताऊंगा, एस ब्लॉक में। कहां बताऊंगा, एस ब्लॉक। अगर सेकंड पीरियड के ले लिया अपन ने, तो जैसे मैग्नीशियम आ गया तो ये आपका ऐसे बना देंगे मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक, अगली रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के साथ अगर कराएं जैसे H2 तो आपका क्या बनती है, अमोनिया। इस मेथड का एक नाम भी होता है हैबर प्रोसेस। क्या होता है, हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, अगला ऑक्सीजन के साथ अगर कराएं तो यहां पर आपका NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम होता है ओस्टवाल्ड मेथड। कौन सी रिएक्शन है ये, ओस्टवाल्ड मेथड। कौन सी, ओस्टवाल्ड मेथड। कौन सी है, ओस्टवाल्ड मेथड। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगर मैं रिएक्शन कराऊं N2 की तो सबसे इंपॉर्टेंट है CaC2। इससे बनता है CaNCN प्लस C। इसका नाम होता है कैल्शियम साइनेमाइड, और ये होता है कार्बन। ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये जो दोनों हैं इन दोनों को मिला के बोला जाता है नाइट्रोलिम। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम। कैल्शियम साइनेमाइड प्लस कार्बन, इन दोनों को मिला के बोला जाता है नाइट्रोलिम। और ये अच्छा गुड फर्टिलाइजर होता है। इट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर। क्यों, क्योंकि जैसे यूरिया है, यूरिया भी एक अच्छा फर्टिलाइजर है, लेकिन जब यूरिया को आप पानी में डालते तो यूरिया वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होने की वजह से जब बारिश होती है तो पानी में सोल्यूबल होकर चला जाता है वो इधर उधर।
लेकिन जब ये नाइट्रोलिन को डालते हैं तो ये पानी जब आता है तो ये पार्शली हाइड्रोलाइज होता है, स्लोली हाइड्रोलाइज होता है, धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होकर के अमोनिया बनाता है, धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होकर के अमोनिया बना रहा है। इस वजह से अमोनिया रेगुलर मिलती रहती है और रेगुलर मिलने की वजह से हमारे जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं, इसलिए इसको गुड फर्टिलाइजर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नाइट्राइट्स की बात करें तो मैंने बताया एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ लिथियम बनाएगा नाइट्राइट, सेकंड ए के अंदर सारे बनाते हैं। शीट जब आप पढ़ेंगे उसमें कुछ लिखा होगा सोडियम पोटेशियम रेडियम इनके नाइट्राइट, लेकिन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम के नाइट्राइट, लेकिन वो लैब में बनाने के लिए लिखा हुआ है, वो नेचर में नहीं पाए जाते। हो सकता है आपको ये डाउट्स आए, ये डाउट हटा देंगे अब आप कि नहीं है। ठीक, क्लियर। तो नाइट्रोजन तक हमने पढ़ लिया, अब अगला आएगा अमोनिया, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं प्योर शीट के अंदर जितना जितना लिखा हुआ वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं क्या क्या होते हैं। क्लियर। तो अगली क्लास में आप शीट लेके बैठेंगे आराम से, ताकि हम शीट को अच्छे से समझ पाएं।